नमस्कार साथियों, मैं महावीर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है पॉलिटिका, संघवाद। संघवाद पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हमने जाना था कि लोगों की सत्ता के अंदर किस प्रकार भागीदारी हो सकती है, किस प्रकार भागीदारी होती है, सत्ता कैसे चलती है, किस प्रकार चलती है। अलग अलग देशों में हमने जाना था कि किस प्रकार की सत्ता है। कहीं देखा था एकात्मक शासन व्यवस्था थी, कहीं देखा था कि तो संघीय शासन व्यवस्था थी। बेल्जियम में हमने देखा थी अलग अलग क्षेत्रों की सरकारें थी, कहीं केंद्र की सरकार अलग थी, राज्यों की सरकार अलग थी, सामुदायिक सरकार अलग थी। ठीक है, उसी प्रकार श्रीलंका में देखा था एकात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, वैसे ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं संघवाद को। संघवाद क्या है, संघवाद में शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, संघवाद में शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है, किस प्रकार संघवाद चलता है। तो साथियों, सरकार की अगर बात करें, सरकार की व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या होती है? एकात्मक शासन व्यवस्था। एक ही सरकार होती है, वो केंद्र सरकार होती है, जैसे ब्रिटेन और चीन के अंदर है, वहीं से ही सब कुछ निर्धारण होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सरकार होगी, वो सीधी केंद्र सरकार होगी। ठीक है, जैसे चीन और ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, और संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकारें होती है साथियों? संघीय व्यवस्था में देखो ऐसी शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में देखना, संघीय शासन व्यवस्था में देखना ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हो, जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हो, उसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। याद रखना, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हो, उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। एक सरकार हो जाएगी वो हो जाएगी एकात्मक शासन व्यवस्था, और दो या दो से अधिक सरकार हो जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी? संघीय शासन व्यवस्था। कौन सी? देखो, दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हो तो क्या कहलाएगी? संघीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। याद रखना, ठीक है, क्या? संघीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। इस बात को आप याद रखना, यह क्वेश्चन याद रखना, संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और किस प्रकार की होती है। तो आपको यही बताना है, ऐसी शासन व्यवस्था, बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद करवा दूंगा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हो, उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमारे भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था बनती है? क्या हमारे भारत में ये संघीय शासन व्यवस्था है क्या? तो आपको बताता हूं कि भारत में सरकार कितने प्रकार की सरकारें हैं। भारत में सर्वाधिक कितने प्रकार की सरकारें? एक तो हमारे भारत में केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, और एक उसके बाद बना दी गई स्थानीय सरकार। किस प्रकार की सरकार है? देखो, भारत के अंदर तीन प्रकार की सरकार है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो बताओ, भारत के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है या नहीं है? तो साथियों, पहले मैंने यही कहा था कि दो या दो से अधिक सरकारें होगी, वो कौन सी शासन व्यवस्था होगी? संघीय शासन व्यवस्था। तो देखो, ध्यान से देखना, भारत में दो या दो से अधिक सरकारें है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। देखो, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये एक बात ये याद रखना, क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है आपके कि संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, या मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आपको यही लिखना है, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें। मैंने पहले बता दिया था, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होगी, वो संघीय शासन व्यवस्था ही होगी। तो मुख्य विशेषता एक पहली यही होगी, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार। तो भारत में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है, मतलब भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। और क्या विशेषता हो सकती है? अलग अलग सरकारों की शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग सरकारों की शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। अलग अलग सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। क्या हमारे किया गया है? बिल्कुल किया गया है। केंद्र की शक्तियां अलग है, राज्य की अलग है, और केंद्र राज्य की भी अलग है। ठीक है, इस प्रकार शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा अलग अलग किया गया है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू है। आगे हो, देखो, इनका कार्य अलग अलग हो, इनका कार्य क्या हो? अलग अलग हो। ऐसी शासन व्यवस्था जिनका कार्य अलग अलग हो, वही संघीय शासन व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इनका कार्य अलग अलग क्या होता है? केंद्र सरकार अपना कार्य करती है और राज्य सरकार अपना कार्य करती है।
अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कार्य होता है। आगे देखो, एक व्यवस्था और होगी, संविधान की मूल विचारधारा का संशोधन दोनों के सहयोग से होगा। कहने का मतलब है अगर संविधान की कोई मूल विचारधारा है और उनमें कोई संशोधन करना है, संविधान की मूल विचारधारा में अगर कोई संशोधन करना है तो दोनों के सहयोग से, दोनों के मतलब केंद्र और राज्य के सहयोग से संशोधन होगा। वो भी किस प्रकार होगा, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। अगर कोई कह दे कि इसमें संशोधन करना है, केंद्र सरकार कह दे कि इसमें संशोधन करना है, इस प्रकार करना है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र कर सकता है, कुछ मुद्दे ऐसे जो केंद्र चाहकर भी नहीं कर सकता अकेला, तो उनको राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त करना होता है। साथ ही जितने भी राज्य, जो भी राज्य है उनकी विधानसभाओं का, उन विधानसभाओं में आधे से अधिक विधानसभाओं से भी बहुमत पास करवाना पड़ता है। इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था भारत में लागू होती है, भारत में है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि भारत में 2 या 2 से अधिक सरकारें हैं, क्योंकि भारत में 2 या 2 से अधिक सरकारें हैं, ठीक है। और अलग अलग सरकारों का अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, अलग अलग ही उनका कार्य क्षेत्र है। और संविधान के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर संविधान की मूल विचारधारा में अगर कोई संशोधन करना हो तो दोनों के सहयोग से करना पड़ेगा, संघीय केंद्र और राज्य के सहयोग से करना पड़ेगा, ठीक है। शायद इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। देखो, हमें इस बात का तो पता चली गया कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद क्या है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था तो केंद्र और राज्य है, ठीक है। तो इसके बाद है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को बांटा गया, केंद्र और राज्य की, यानी कि उनको अलग अलग अपना काम सौंप दिया गया, उनको जो भी विधायी शक्तियां थी वो बांट दी गई। किस प्रकार? देखो, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में बांटा गया कि तुम्हारा काम यह है, ये है, और राज्य का काम ये है, और तुम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हो। और उनको किसमें? अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया। और वो अलग अलग सूचियां कौन सी हैं? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। देखो साथियों, संघ सूची का काम क्या होता है? संघ सूची किसके अंतर्गत आती है? तो इसका काम होता है केंद्र का। किसका? इस पर जो भी विषय आएंगे वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। संघ सूची में जो भी विषय आएंगे वो कौन करेगा? वो करेगा केंद्र सरकार। यानी कि उनको अलग अलग काम बांट दिया, अलग अलग भागों में दे दिया। ये संघ सूची में जो भी काम आएगा वो केंद्र सरकार करेगी, और राज्य सूची में आएगी वो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में का जो भी काम होगा, जो भी काम आता है वो करेगी केंद्र और राज्य मिलकर, केंद्र प्लस राज्य मिलकर करेंगे, ठीक है। अब देखो, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं कि केंद्र किन विषयों पर अपनी पकड़ रख सकता है, यानी कि अधिकतर इनकी पकड़ किन में हो सकती है? तो केंद्र अपना काम, यानी जैसे कोई राष्ट्रीय महत्व के अगर कोई विषय होंगे तो उनमें केंद्र सरकार ही काम करेगी। संघीय शासन व्यवस्था बढ़ रहे थे, ठीक है। इनमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है वो पढ़ रही है, ठीक है। संघ सूची में किसका काम होगा? केंद्र सरकार का। वो कोई राष्ट्रीय महत्व के मामले होंगे, विषय होंगे, उनमें कौन भाग लेगा? केंद्र सरकार। कौन से विषय? अगर कोई विदेशी मामला हो, दूसरे देश से जुड़ा हुआ मामला हो, बैंकिंग हो, संचार, मुद्रा जैसे इस प्रकार के अगर कोई विषय होंगे वो केंद्र सरकार निर्णय लेगी इन विषयों पर, ठीक है। समवर्ती सूची का जो भी विषय होगा, संघ सूची का जो भी विषय होगा उसमें केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी, ठीक है। इसमें पहले इसमें कितने विषय थे? 97 विषय थे, और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट केंद्र सरकार क्या कर सकती है? भाग ले सकती है, ठीक है, काम कर सकती है, निर्धारण कर सकती है उन कानूनों का, ठीक है। अब बात आती है राज्य सूची की। राज्य सूची में जो भी काम होगा, राज्य सूची का में जो भी आता है, यह आते हैं, इनमें किसका काम है? राज्य सूची का, ठीक है। इनमें क्या है? पुलिस हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, कृषि हो, सिंचाई जैसे कुछ महत्व के मुद्दे हैं, वो किस इसमें भाग कौन लेगा? राज्य सूची। अगर कोई अपनी अपनी प्रांत का मुद्दा हो, प्रांतीय है, जैसे राजस्थान का मुद्दा हो तो राजस्थान सरकार भाग लेगी, या उनके स्थानीय मुद्दे हो, ठीक है। इस प्रकार के मुद्दों पर कौन, किस विषय की पकड़ और किस सरकार की है? राज्य सूची की और राज्य सरकार की। अलग अलग राज्यों की अपनी सरकार है, उनकी पकड़ है किसमें? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य जैसे
महत्व मुद्दे हैं, कृषि सिंचाई जैसे मुद्दे हैं, इनमें किसका काम होता है? इनमें काम होता है राज्य सूची का। अब साथियों बात आती है समवर्ती सूची की, इनका क्या काम होता है? राज्य की बात कर ली, केंद्र की बात कर ली, अब पीछे कौन रह गया? दो थे, दोनों आगे। तो साथियों ये समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है, इन पर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इन पर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनमें दोनों क्या करेगी? मिलकर काम करेगी। जैसे शिक्षा का मामला हो, वन का मामला हो, मजदूर, विवाह, गोद लेना, ऐसे अगर कोई विषय आते हैं तो इनमें कौन भाग लेगा? केंद्र और राज्य दोनों भाग लेंगे। और ये किस सूची के अंतर्गत आएंगे? साथियों याद रखना, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। और इसमें पहले कितने विषय थे? 47। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47। और वर्तमान में इसमें कितने विषय है? 52 विषय है। साथियों ये तो है पहले की बात। इनके बाद अगर कोई नया विषय जुड़ा है तो वो शायद किस में जुड़ा होगा? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक नया विषय है, वो बाद में आया था, उसको किस में जोड़ा गया? तो साथियों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर कोई विषय है संसूची में जोड़ा गया, और इस पर निर्णय कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। तो बात इसकी करते हैं समवर्ती सूची की एक बार फिर। देखो केंद्र राज्य इसमें भाग लेते हैं, दोनों की भागीदारी होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जिसमें केंद्र और सरकार भाग ले रही है, जैसे शिक्षा विषय है, और दोनों की बातें नहीं एक जैसी हो रही, केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार ने कोई निर्णय ले लिया और केंद्र सरकार को निर्णय पास नहीं है, या केंद्र ने लिया राज्य को पास नहीं है, यानी कि दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हो गया तो महत्व किसको दिया जाएगा? केंद्र या राज्य को? तो साथियों वो महत्व दिया जाएगा केंद्र को। किसको? केंद्र को। क्योंकि केंद्र के पास शक्तियों का झुकाव है ना, वो ज्यादा है। क्योंकि केंद्र के पास शक्तियों का झुकाव है वो ज्यादा है, और जिसके पास ज्यादा शक्तियों का झुकाव होता है वो हमेशा से ही ताकतवर रहता है। जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियों का झुकाव होगा वो ताकतवर रहेगा। तो ताकतवर इनमें कौन है? राज्य और केंद्र में। तो केंद्र ताकतवर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो अगला क्या है। आगे देखो साथियों, देखो केंद्र राज्य को अलग अलग काम बांट दिए गए, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को अलग अलग, कोई राज्य छोटा था उसको बड़ा किया गया, कोई बड़ा था उसे छोटा किया गया, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। अगर कोई देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ रियासतें मिली, कुछ राज्य मिले, कुछ छोटे बड़े हुए, उसमें देखो संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इस बारे में बताएंगे संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। और भाषाई राज्यों को किस प्रकार बांटा गया, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। देश आजाद होने के बाद राज्यों को अलग अलग बांटा गया, अलग अलग राज्य बनाए गए। ठीक है, इस प्रकार किस, आगे देखो भाषाओं के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की कठिन परीक्षा थी। यानी कि देश का संविधान लागू हुआ, केंद्र राज्य को अलग अलग काम सौंपे, लेकिन फिर भी हमारे देश में एक बहुत कठिन परीक्षा थी। जैसे आजाद हो उसके बाद देश को अलग अलग प्रांतों में बांटना, राज्यों में बांटना था, किस प्रकार बांटा जाए। उनकी अलग अलग भाषा थी, हर राज्य की लगभग अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भौगोलिक परिवेश है उन लोगों का, किस प्रकार बांटा जाए। तो हमारे देश के नेताओं की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा यही थी, हमारे देश के नेताओं की सबसे कठिन परीक्षा यही थी कि किस प्रकार इन क्षेत्रों को बांटा जाए। देखो भाषा के आधार पर बांटा जाए तो अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा है, तमिल अलग है, मराठी अलग है, पंजाबी अलग है, राजस्थानी अलग है, ठीक है, गुजराती अलग है। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षेत्रों की मांग उठने लगी कि हमारी भाषा के आधार पर हमें बांटा जाए। देखो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी, मांग तो उठ चुकी थी, उग्र हो चुकी थी मांग तो, लेकिन देश के नेताओं को एक प्रकार से डर था कि अभी देश एक आजाद हुआ है, अभी आजाद हुआ, नई नई मांग यही है कि भाषा के आधार पर एक मांग उठ गई, उग्र हो गई, तो कहीं देश न टूट जाए। इस प्रकार के भारत के राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि कहीं देश न टूट जाए। यानी भाषाओं के आधार पर बांटने के लिए लोग उग्र हो चुके थे कि हमारी भाषा ये है, इस भाषा का जितना भी क्षेत्र आता है लोग बोलते हैं, उसे हमारे साथ हमें अलग किया जाए, हमारा एक अलग होना चाहिए। ठीक है, नए राज्यों के लिए पुराने राज्यों की सीमा को बदला गया। जैसे ही इनका गठन हुआ तो नए राज्य बने तो पुराने राज्यों की सीमाओं
सीमा को चेंज किया गया, कुछ बड़े हुए कुछ छोटे हुए, ठीक है। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल, खान पान के आधार पर किया गया, ठीक है, जातियों की भिन्नता के आधार पर किया गया। तो साथियों भाषाई राज्य किस प्रकार हुए थे वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ प्रांत ऐसे हैं जिनको भाषाओं के आधार पर बांटा गया था, कुछ प्रांत ऐसे, कुछ राज्य ऐसे जिनको भाषाओं के आधार पर बांटा गया था। यानी कि उस समय के नेताओं के सामने एक कठिन परीक्षा थी कि किस प्रकार से इन लोगों को, इन राज्यों का गठन किया जाए। लोगों ने भाषाओं के आधार पर मांग रख दी, लोगों ने भाषाओं के आधार पर मांग रख दी कि हमारी ये भाषा है तो हमें इस प्रकार का राज्य चाहिए और यही भाषा हमारी राजभाषा होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, यानी कि कुछ राज्य ऐसे थे इन्हें भाषा के आधार पर नहीं, भूगोल, संस्कृति और जातियों की भिन्नता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, ठीक है, गठन किया गया था। अब बात आती है भाषा नीति की। भाषा नीति की बात आती है कि भाषाओं की नीति का निर्धारण किस प्रकार हुआ था। भाषाओं की नीति का निर्धारण किस प्रकार हुआ था कि किस राज्य की कौन सी नीति है, कितनी भाषाएं होगी, किस प्रकार होगी, कौन किस भाषा का कि क्या महत्व है, ठीक है। भाषा नीति की अगर बात की जाए तो देखो भाषा नीति के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं भाषा नीति की। भाषा नीति की, भाषा नीति किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग भाषाओं के आधार पर बांट दिया, ठीक है। लेकिन भाषा नीति की भी एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी कि किस प्रकार की नीति भाषा नीति लागू की जाए, किस प्रकार से भाषा को राजभाषा माना जाए, किस भाषा को माना जाए। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग महत्वाकांक्षा थी कि हमारी ये भाषा होनी चाहिए। देखो भारत के संघीय ढांचे की, यानी संघीय ढांचा एक प्रारूप तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा क्या थी, संघीय ढांचे की सबसे कठिन परीक्षा क्या थी, भाषा नीति। क्या थी, भाषा नीति, कि किस क्षेत्र से किस प्रकार से भारत की भाषा को राजभाषा माना जाए, किस भाषा को महत्व दिया जाए। यानी कि इस नीति को लेकर यानी एक बहुत बड़ी संख्या में अगर लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, यानी भारत के जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उन लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, ठीक है। किस प्रकार भाषा को माना गया वो मैं आपको बताता हूं कि भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न देकर, किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न देकर 22 भाषाओं को दिया। कितना भाषाओं को दिया आपको पता है, कितनी भाषाओं को दिया, 22 भाषाओं को दिया। उनमें हिंदी प्लस 21, हिंदी प्लस 21 और हिंदी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि हिंदी और अन्य 21 भाषाएं थी, टोटल कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को इनमें, ठीक है। आगे देखो, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग, ध्यान रखना जिस टाइम संविधान बना था 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना था। 1965 तक तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन 1965 में क्या है, संविधान के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 तक ही किया जाना था। इसके बाद यानी राजकीय कार्य में, सरकारी कार्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 तक ही किया जाना था। संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग 1965 तक ही किया जाना था। उसके बाद सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी भाषा को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बंद हुई नहीं। क्यों नहीं हुई वो मैं आपको बताता हूं कि भारत के कुछ ऐसे गैर हिंदी प्रांत राज्य थे जहां हिंदी नहीं बोलते थे, यानी कि अनेक गैर हिंदी भाषा के प्रदेशों ने मांग की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखे। यानी ऐसे प्रदेश जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता था उन लोगों ने विरोध स्टार्ट कर दिया कि इस भाषा को रखा जाए, ठीक है। इस भाषा के लिए तो तमिलनाडु में उग्र आंदोलन भी हो गया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहा, 1965 में बंद हो जाना चाहिए था अंग्रेजी का कामकाज, लेकिन इन लोगों ने, किसने, जैसे जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, उन लोगों ने इसका जारी रखने का निवेदन किया, ठीक है। आगे देखो, हिंदी भाषा को राजभाषा तो माना, हिंदी भाषा को राजभाषा तो माना, भाषा नीति भारत की बात चल रही है, ठीक है। हिंदी भाषा को राजभाषा तो माना, लेकिन हिंदी मात्र 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इनकी 40% भारतीयों की मातृभाषा है। बाकी के लोग हैं अपने अलग अलग स्टेटों में अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, जैसे गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में मराठी है,
तमिल, तेलुगु अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, ठीक है। यानी हिंदी मात्र 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषा का संरक्षण क्यों कि सिर्फ 40% है, बाकी 60% और भी है जो अंग्रेजी भी बोलते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं। उन लोगों के लिए अन्य 21 भाषाओं का संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय रखे गए, ठीक है साथियों। देखो जितना मैंने बताया, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि संघीय शासन व्यवस्था भारत में कौन सी व्यवस्था चलती है, संघीय शासन व्यवस्था चलती है। यानी दो या दो से अधिक सरकारें मिलकर जो कार्य करती है वो संघीय शासन व्यवस्था होती है। भारत में 2 या 2 से अधिक सरकारें कार्य करती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें भी कार्य करती है, ठीक है। और अलग अलग क्षेत्रों की सरकारें हैं, 2 या 2 से अधिक सरकारें हैं, संविधान के अनुसार अलग अलग उन क्षेत्रों को काम बांटा गया है, ठीक है। इस प्रकार की हमने भाषा पढ़ी थी और भाषाई व्यवस्था भी पढ़ी थी, किस प्रकार भाषाई राज्य थे, किस प्रकार भाषाई राज्यों को बांटा गया, अलग अलग किया गया था। जिस टाइम देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस टाइम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उन लोग क्षेत्रों को किस प्रकार बांटा जाए। बहुत कठिन परीक्षा थी। किसी को जातियों को की भिन्नता के आधार पर, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, किसी को भाषाई आधार पर बांटा गया। और अगर भाषा नीति की बात आए तो मैंने आपको बता दिया संघीय ढांचे की दूसरी अगर बहुत बड़ी कठिन परीक्षा थी वो थी भाषा नीति को लेकर किस स्थान की, भारत की अलग अलग स्टेटों की किस प्रकार की भाषा रखी जाए, यानी पूरे प्रदेश में किस प्रकार की भाषा में सरकारी काम काज किया जाए। तो उनमें 22 भाषाओं का निर्धारण किया गया था। और सरकारी भाषा जो अंग्रेजी चल रही थी पीछे अंग्रेजों के टाइम से सरकारी कामकाज में, उस अंग्रेजी का काम 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? गैर प्रांतीय हिंदी, अनेक गैर हिंदी भाषा के वो जो प्रदेश थे जो अंग्रेजी की मांग कर रहे थे, जो हिंदी में काम नहीं करते, हिंदी नहीं बोलते, ठीक है वो, ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा को क्या माना? राजभाषा माना। लेकिन हिंदी भाषा ओनली 40% लोग ही बोलते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। और अन्य लोगों के लिए अन्य भाषाओं का संरक्षण, जैसे 21 भाषाएं, इनका संरक्षण किया गया, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास पसंद आई होगी। आगे इसी लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कल इसी लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, किस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है, किस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, केंद्र और राज्य का संबंध बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।